इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पर एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 3 चुनावी राजनीति भाग 3, जिसमें हम चुनावों की हमारी प्रणाली क्या है, मतलब जो भी जनप्रतिनिधि खड़ा होता है, कोई भी नेता खड़ा होता है, तो उसको चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से प्रणाली का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? लोकतांत्रिक है वो? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस तरह होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होता है। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। पूरे 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है और फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। मतलब एक दिन हो जाए और नहीं तो छोटे छोटे गैप के अनुसार, जो कुछ कुछ दिन के अलग अलग होने के अनुसार ही उसका चुनाव किया जाता है। इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है, कई बार एक क्षेत्र में, मतलब विधानसभा एक क्षेत्र में चुनाव होता है। ये देख लो, गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र और कर्नाटक का गुलबर्गा, इसको बोलते हैं कलाबुरगी जिला। कलाबुरगी जिला, इसके बारे में थोड़ा देर के बाद बताते हैं। जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ जगह, अगर कोई वहां का नेता हो गया, चाहे वहां के मंत्री मुख्यमंत्री हो गए, तो जब मरते हैं तो उनके लिए चुनाव किया जाता है। इस्तीफा से खाली हुए हो तब भी होता है, उसे उपचुनाव कहते हैं। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। उपचुनाव के बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे और नहीं तो अगले साल अगली कक्षा 10 में पढ़ेंगे। चुनाव क्षेत्र, आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया था। एकदम 90 विधायकों का। संभव है आपने सोचा होगा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम हो। देख लो, गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र और कर्नाटक का जिला क्षेत्र है ये, इतना बड़ा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 गो यहाँ से सांसद उठ सकते हैं और जिला इतना है कर्नाटक में। तो एक ही जगह पे 1 2 3 4 5 6 नंबर बाय नंबर होता है। 49 किधर है, 34 35 36 नहीं है ना, 36 नहीं है, 36 दूसरा होगा, 37 38 39 40 नंबर इसी तरह सीट आता है और उसी के अनुसार लड़ना रहता है। अपने देश में हम जो भी अपने देश में रहता है, अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। जो भी प्रणाली है, प्रतिनिधित्व कहाँ से खड़ा हो सकते हैं, वहीं से काम होता है। चुनाव के उद्देश्य से देश भर को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है, अलग अलग क्षेत्रों में बटा है। देखो, सबसे पहले केंद्र, राज्य, राज्य के बाद जिला, जिला के बाद अनुमंडल, प्रखंड, ऐसे सब जगहों को बांट दिया गया। उसके बाद आता है गांव। इसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। अभी आगे और भी बढ़ सकता है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधित्वों, जितने भी प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतंत्र चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य। लोकतंत्र का मतलब है जो भी वोट पड़ेगा उसका बराबर मूल्य होगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे कुछ भी हो, उनका मूल्य बराबर होगा, चाहे कोई भी। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक सामान्य हो, काफी हद तक एक जैसा ही हो चुनाव क्षेत्र। इस प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। जितने भी राज्य हैं उनको विधानसभा के सीट के अनुसार ही उसको बांट दिया गया है। इन सीटों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं और राज्य में जो लड़ते हैं उनको विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में
विधानसभा के कई कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं और बहुत सारा संसदीय क्षेत्र है जहाँ पे हर मतलब प्रत्येक क्या आप देख लो तो हर निर्वाचन क्षेत्र विधायिका का वहां पर आ जाता है। पंचायतों और नगरपालिकाओं के पंचायत और नगरपालिका, पंचायत गांव के लिए और नगरपालिका शहर के लिए। तो पंचायत और नगरपालिका के चुनावों में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्ड में बांटा गया है। पंचायत हो चाहे जिला चाहे नगर परिषद में हो, उन सबको वार्ड में बांट दिया गया है। जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी वोट के लिए यहाँ पर लोग खड़े होते हैं। मतलब यहाँ से भी जनप्रतिनिधि खड़े होते हैं और जीतते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगरपालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है जो लोग करते हैं। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है कि हम इस सीट से खड़े हैं, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ये जो विधानसभा और संसद वहां के सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? वार्ड वाले, सरपंच वाले, मुखिया, जिनको वार्ड कमिश्नर भी बोलते हैं, मेयर भी बोलते हैं। ये लोग पीछे से सपोर्ट करते हैं। मतलब छत हम रोकले हैं, जिस तरह समझ लो कृष्ण भगवान एक काली उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को रोके हुए थे और बाकी लोग क्या किए थे? लाठी लगाए थे। तो वही लाठी लगाने का काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन जब उंगली हटता है तो सारा लाठी धराशायी टूट जाता है। इसलिए हम जब कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों को लोकदल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे हैं। 60 सीट जीती है, मतलब 60 जगहों पर निर्वाचन क्षेत्र के 60 सीटों पर इन्होंने अपना जीत हासिल किया। तब विधानसभा में गए, हरियाणा विधानसभा में गए और वहां पे जाकर एक नेता जो उनका मुखिया होता है उनको चुन लेते हैं और वही चुने हुए नेता वहां के मुख्यमंत्री होते हैं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, जो जगह आरक्षित कर दिया जाता है कि यहाँ पर यही जाति के लोग लड़ सकते हैं। आरक्षित जाति वही, मतलब आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र वही है जहां पर लोगों पर बहुत अत्याचार किया गया है, जातियों पर अत्याचार किया गया है, समुदायों पर अत्याचार किया गया है। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। लेकिन आज क्या हो गया? जितने भी पैसे वाले करप्ट नेता, मर्डरर, डकैत, चुड़ैल, चुहार, चोर सब हैं, वही क्रिमिनल, जिसको बोलते हैं अपराधी ही चुनाव क्षेत्र में खड़े होते हैं। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है, जो संविधान लिख रहे थे वो लोगों ने सोच लिया खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं। मतलब उनके संविधान में बोला गया है कि नेता बनने के लिए कोई भी डिग्री क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर हिम्मत चाहिए अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का, अपने देश को आगे बढ़ाने का, अपने जिला को आगे बढ़ाने का, अपने राज्य को आगे बढ़ाने का। तो वो जिगरा पढ़े लिखे वालों को कभी नहीं आ सकता। पढ़ाई उतना ही करो जितना जरूरी हो। पढ़ाई के लिए बच्चा नहीं बना है, बच्चे के लिए पढ़ाई बना है। पढ़ाई उतनी ही जरूरी होती है जितना उनको चाहिए, बाकी सब बेकार की बातें हैं। अरे आज अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम याद करके कौन से लोग बाजी मार लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो ऐसी बात नहीं है। संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं। मतलब ये नहीं भी हो तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनके चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। और जितने भी प्रभावशाली लोग हैं पढ़े लिखे,
वे रोक भी सकते हैं चुनाव लड़ने से। अगर ऐसा होता तो संसद और विधानसभा में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज ही नहीं पहुंचती, खास करके हमारी आवाज भी नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारे समुदाय से कुछ कोई खड़ा ही नहीं होता तो। लेकिन अभी है, सब कोई खड़ा हुआ है, बाद में हम भी खड़े होंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, आप सब वोट देना मेरे को। इससे हमारे लोकतंत्र प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर होगा। लोकतंत्र मतलब हमारे देश के आजादी का जो प्रतिनिधित्व है, उसके चरित्र, उसके भावना कमजोर हो जाएंगे। यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। और ये जो व्यवस्था है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर और बहुत कम हो जाएगी। इसलिए निर्वाचन क्षेत्र भी यहाँ पर चुने गए थे। निर्वाचन क्षेत्र में बताता हूँ, शायद बुक में दे तो। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सूची तैयार की थी। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित है। बहुत सारा जगह है जो अनुसूचित जनजातियों के लिए ही और अनुसूचित जातियों के लिए ही वहां पर आरक्षित करके रखे गए हैं कि वही लोग वहां से वोट लड़ सकते हैं। और वो वही जगह है जहां पर आदिवासी रहा करते थे, वैसे लोग थे जिनको बहुत सताया गया है। तो वैसे जगहों पर इन लोगों को ही वहां पर लड़ने की अनुमति होती है चुनाव। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अब देखो, अनुसूचित जाति का जहां हो वहां पर अनुसूचित ही लड़ सकता है, और जहां पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र हो, मतलब वहां पर निर्वाचन क्षेत्र केवल अनुसूचित जनजाति के लिए हो, तो वहां से केवल अनुसूचित जनजाति ही लड़ सकते हैं, बाकी कोई नहीं। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई राजपूत, कोई भूटान, कोई पंडान, कोई भी पठान, कोई नहीं लड़ सकता वहां से। अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। 26 जनवरी 2019 की स्थिति, ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में है। केवल इन्हीं लोगों के लिए वो सीट है, बाकी वहां से कोई नहीं लड़ सकता। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी न किसी अन्य समूहों के उचित हिस्से में से नहीं ली जाती और नहीं लेती। और ये सीट जो है कभी भी किसी सूचित, क्या बोलते हैं यहाँ पे, उचित हिस्सों में से नहीं लिया जाता है। यह सीट उन्हीं के लिए आरक्षित किया गया है, उन्हीं जगहों के लिए आरक्षित किया गया है जो जगहों पर ज्यादा जुल्म हुआ है, जिन समुदायों को लोगों के अनुसार मतलब उन पर ज्यादा जुल्म हुआ है, जिन समुदायों को झुका कर रखा गया है उनके लिए है, जिन आदिवासियों को बहुत कष्ट मिला है उन जगहों के लिए आरक्षित सीट है। कितना है? लोकसभा में 84 किसके लिए? अनुसूचित जातियों के लिए, और 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। याद रखना इस चीज को, क्योंकि यही पूछा जाता है एग्जाम में। कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। जब जिला बटा, स्थानीय जगह बटा, तो उसके अनुसार कमजोर समूहों के लिए मतलब आरक्षण का इस्तेमाल किया गया। उनके राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगरपालिका और नगर निगमों, फिर से सुनो, उनके राज्यों में अब ग्रामीण उसमें पंचायत आते हैं, शहरी नगरपालिका जिसको नगर निगम भी बोलते हैं, स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो जाएगा। और सबके लिए आरक्षण है, चाहे शहर हो, गांव हो, चाहे टाउन हो। कुछ जगहों पर आरक्षण दिए गए हैं, जैसे में देख लो, कुल क्षेत्र है 545, जिसमें यहाँ पर 543 लिखा गया है, बाकी सब राष्ट्रपति चुनते हैं। सामान्य 412 है, और अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट को यहाँ पर आरक्षित रखा गया है। जिसमें से आप देख सकते हैं, ये चित्र देख लो,
पढ़ के बताते हैं। राज्य और निर्वाचन क्षेत्र: आंध्र प्रदेश 25, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 14, बिहार 40। ये सब सीट यहाँ पर मतलब निर्वाचन क्षेत्र में है। छत्तीसगढ़ 11, गोवा 2, गुजरात 26, हरियाणा 10, हिमाचल प्रदेश 4, झारखंड 14, कर्नाटक 28, केरल 20, मध्य प्रदेश 29, महाराष्ट्र 48, मणिपुर 2, मेघालय 2, मिजोरम 1, नागालैंड 1, ओडिशा में 21, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 2, उत्तर प्रदेश में 80, झारखंड में 5, उत्तराखंड में 5, पश्चिम बंगाल में 42। अब है केंद्र शासित प्रदेश: अंडमान एंड निकोबार में कुछ नहीं, द्वीप समूह में 1, चंडीगढ़ जो है वहां पर भी 1, दादर एवं नगर हवेली में भी 1, दमन और द्वीप में भी 1, दिल्ली में 7, जम्मू और कश्मीर में 5, लद्दाख में 1, लक्षद्वीप में 1 और पौंडीचेरी में 1। इतना क्षेत्र को यहाँ पर अनुसूचित जातियों के लिए शायद इनको जमा करके रखा गया है कि यहाँ पर केवल आरक्षित लोग ही लड़ सकते हैं। हर जगह पे आप चल जाओ, जितने भी मैं यहाँ पर नाम दिया कितना सीट कहाँ कहाँ पर है, इन जगहों पर ही चुनाव होते हैं और यहाँ से संसदीय क्षेत्र से लोग उठते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार चलाने में भागीदारी को अपना दिखाते हैं। ये कुल सीट 543 है। कितना है? 543। और बाकी जो ये है 1 2 3 4 5 6 7 7 7 14 और 5 हो गया कितना? 19 में से 11 राष्ट्रपति चुनते हैं और बाकी सब या वहां के प्रेसिडेंट और असेंबली के अनुसार प्राइम मिनिस्टर और असेंबली के अनुसार ही चुना जाता है। और बाकी अगला टॉपिक आपको आता है मतदाता सूची। निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है और 1/3 सीट मतलब 25% महिलाओं के लिए आरक्षित है। केवल महिलाएं ही वहां से लड़ सकते हैं, लेकिन इसमें बदलाव होते रहता है। बदलाव के अनुसार ही इसमें वोट देने होने की छूट मिलती है और खड़ा होने का भी छूट मिलता है। वोट तो कोई भी देना का मन है देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, लेकिन कहां से कितने लोगों को खड़ा होना है, कैसे वहां के प्रतिनिधि इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो सकते हैं, ये सब केंद्रीय मंत्रालय से तय होता है कि कौन से जगह से कौन से लोग खड़े होंगे, मतलब कौन से जाति समुदाय के लोग वहां पर खड़े होंगे। औरत खड़ा होगी कि पुरुष। जैसे मैं बिहार में भी हुआ था, सारा सीएम पोस्ट के लिए औरतों का सीट और औरत लोगों का सीट निश्चित कर दिया गया था, आरक्षित कर दिया गया था। इसलिए 1998 में राबड़ी देवी सत्ता में आई और वो मुख्यमंत्री बनी। भले ही 2 साल के लिए ही बनी थी, चाहे 1.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, लेकिन थी ना। फिर मिलते हैं अगले भाग में, मतदाता सूची। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।